नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। फडणवीस कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। यह बड़ी खबर से हम खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस आज कैबिनेट की एक अहम बैठक करेंगे। मंत्रियों के अगले 100 दिनों के काम का एजेंडा तय होगा। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज एक अहम कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं, जहां 100 दिनों के काम का एजेंडा तय होना है। इसके साथ ही नगर पालिका चुनाव पर भी चर्चा होगी। अब बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां फडणवीस कैबिनेट की एक अहम बैठक होनी है। नए साल की शुरुआत में ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्टिव हो गए हैं। आगामी 100 दिन सभी विभागों के मंत्रियों को क्या क्या करना है, उनकी क्या क्या तैयारी है, इन सबको लेकर चर्चा होगी। अपने विभाग को लेकर उनका रोड मैप क्या होगा, इसे लेकर सीएम फडणवीस आज सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की एक अहम बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र सरकार की एक कैबिनेट बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी। बैठक में अगले 100 दिन के सरकार के रोड मैप पर चर्चा होगी। फडणवीस अपने मंत्रियों को अगले 100 दिन का टारगेट देंगे। इसके अलावा बीड सरपंच हत्या को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान, बेमौसम बारिश से हुआ किसानों का नुकसान और मराठा वर्सेस ओबीसी आरक्षण का विवाद, इसके अलावा अन्य विषयों पर फडणवीस अपने मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। आगामी 3 से 4 महीने में महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। इन चुनावों को लेकर लोकसभा और विधानसभा की तरह क्या रणनीति हो सकती है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। कई तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरजीत, तो आखिरकार देवेंद्र फडणवीस की ये जो अहम कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या क्या वो स्पेसिफिक मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा होगी, क्योंकि तमाम कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को भी इसमें शरीक होने को कहा गया है। ऐसे में कितना अहम है यह मीटिंग और क्या होने वाला है इस पर मुख्यमंत्री का फोकस? जिस तरह से आज 12 बजे मंत्रालय में सभी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। सभी को 100 दिन का जो रोड मैप है वो दिया जाएगा, किस तरह से कार्य करना है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरह से पॉलिटिकल फीड मामला जो गरमाया हुआ है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और गार्डन मिनिस्टर की जो पोस्टिंग है अभी तक नहीं हुई है, इस पे भी चर्चा की जाएगी। गार्डन मिनिस्टर कौन होगा, इस पे भी चर्चाएं होंगी, काम को लेकर भी चर्चाएं होंगी। तो लगातार ये आज दोपहर में जो बैठक होगी 12 बजे, सभी मंत्री जो मंडल वहाँ के जो वरिष्ठ नेता है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अपना अपना जो वहाँ पे समस्या है, जो काम को लेकर जो प्रोग्रेस है 100 दिन का जो बताया गया है, इसको लेकर अपना अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। जिसमें हालांकि जब मंत्री पद से पहले ही बताया गया था कि फंडिंग का दुरुपयोग नहीं करना है, इस पूरे मामले की जांच जो है पूरी तरह से इसको जनता के भलाई के लिए काम करना है। तो आज फिर से गाइडेंस किया जाएगा सीएम देवेंद्र फडणवीस सभी मंत्री विभाग को, और आगामी चुनाव को देखते हुए भी बैठक की जा रही है कि हालांकि 1 से 2 महीने में जो अगर महानगर पालिका के जो चुनाव है, किस तरह से तैयारियां करनी है, लोगों की समस्याओं को किस तरह सुलझाना है, इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। जी, बहुत धन्यवाद सरजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां धार स्थित भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इजाजत के बाद हो रहे सर्वे को लेकर है, जहां उसकी रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तब मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से तो इनकार किया था, लेकिन साथ ही साफ किया था कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट अभी कोई कार्रवाई न करे। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की इजाजत के बाद हो रहे सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तब मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने से तो इनकार किया था, लेकिन साथ ही साफ किया था कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट अभी कोई कार्रवाई ना करे।
हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, अब सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई, जहां भोजशाला में जो सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा था, उसको लेकर क्या कुछ मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर गौर करेगी सुप्रीम कोर्ट, और आज क्या कुछ संभवतः हो सकता है इस मामले में? दरअसल जो ये भोजशाला है जहाँ पे सर्वे का काम चल रहा था, उस पे जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट आया था। चूंकि हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया था कि सर्वे किया जा सकता है, उसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि हाई कोर्ट जो है जो भोजशाला में सर्वे हुआ, उस सर्वे के आधार पे जो तथ्य निकल कर आते हैं उसके आधार पर हाई कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि इस मामले में हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष का ये कहना है कि चूंकि जो सर्वे हुआ उस सर्वे में जो चीजें निकल के आई हैं उससे जो हिंदू पक्ष का जो पक्ष है वो बहुत मजबूत है। ऐसे में जो हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उस आदेश को हटाया जाए जिससे हाई कोर्ट अपने हिसाब से इस मामले पर निर्णय ले सके। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा वो ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन सर्वे जारी रखने पर कोई आदेश नहीं जारी किया था, उसको देखेगा। इसके अलावा हिंदू पक्ष की जो मांग होगी जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ये कहा था कि वो जो सर्वे के तथ्य निकल कर आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगी, उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या उसके ऊपर कोई आदेश जारी करता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से लेकर तमाम ऐसे दलीलें दी गई हैं जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होता है। ऐसे में इस पर जो कोई आदेश न जारी करे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला पेंडिंग है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जिस पर सुनवाई होनी तय है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कोर्ट के सामने आएंगी और ये कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या कोर्ट इसमें कोई आदेश जारी कर सकता है या नहीं। ठीक है, बने रहिएगा आप विवेक हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट आज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश का पालन न करने पर पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा। तो यह बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां डल्लेवाल के लिए जो पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। डल्लेवाल पिछले 37 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो किसान नेता डल्लेवाल जो 37 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जहां पंजाब सरकार पर मानहानि का एक मामला बनाया गया है। पंजाब सरकार ने अवकाशकालीन पीठ को जानकारी दी कि डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता के लिए सहमति जताई है, लेकिन उनकी शर्त है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने केंद्र से रसद सहायता लेने की भी अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल न ले जाने पर पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की थी। अदालत ने यह भी कहा था कि किसान नेता को अस्पताल जाने से रोकने वाले आंदोलनकारी आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी हो सकते हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि उन्हें आंदोलनकारी किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे डल्लेवाल को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो सका। हमारे संवाददाता विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, तो आज एक और अहम मामला और यह डल्लेवाल से जुड़ा हुआ और उसके ऊपर पंजाब सरकार के खिलाफ जो अवमानना का मामला बना है उसको लेकर क्या कुछ आज हो सकता है, और इस मामले में क्या कोई सुनवाई की अगली तारीख भी मुकर्रर होगी या फिर आज कुछ निष्कर्ष पे निकला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, वो दाखिल की गई थी, उस मामले पर आज सुनवाई पहले से तय थी।
हालांकि जो बीच में जिस मसले की हमारी जानकारी जो मसले पे जानकारी आप दे रहे थे डल्लेवाल, वो वाला मामला भी इसमें लगा हुआ है। चूंकि 21 तारीख को स्पेशल बेंच, वैकेशन बेंच बैठी हुई थी, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, वही इस मामले को आज भी सुनवाई करेगी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट की अवमानना का मामला और जो शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई, उन सभी मामलों पर सुनवाई होगी। जहां तक जो हमने रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो पिछली सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि चूंकि डल्लेवाल किसानों के बड़े नेता हैं, ऐसे में अगर उनकी जान को कोई खतरा होता है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि हमें सबसे पहले उनको अनशन से हटाया जाए। हालांकि इस मामले में एक और जो पिटीशन, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि शंभू बॉर्डर को खोले जाने को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार से और पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा था कि वो उस पर बैठे और बैठकर कोई निर्णय ले, और जो आम लोगों की जो सुविधा है उसको उससे बचा जा सके, इसके लिए कोई एक रास्ता निकाले जाने की जरूरत है। उसका कारण भी ये था क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी जो शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर, इसमें जो एक जस्टिस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो किसानों की मांग है और जो वो कहना चाहते हैं सरकार से, जिसकी वजह से वो शंभू बॉर्डर पे धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी मांग को जाने समझे और वो सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। हालांकि जो डल्लेवाल के मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो पंजाब सरकार की तरफ से डबल एजी थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि अगर इस मामले में केंद्र सरकार कुछ पहल करे तो धरने को कुछ कम किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आप जो किसान हैं, किसानों के प्रवक्ता मत बनिए, आप पंजाब सरकार का पक्ष रखिए, क्योंकि जो इस मामले में किसानों की स्थिति है उस पे ये जो हमको आप आदेश देने के लिए कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से कहें कि वो एमएसपी और जैसे अन्य जो किसानों की मांगे वो मान ले, तो इस माहौल को और हल्का किया जा सकता है और धरने को कम किया जा सकता है। तो ये बहुत गंभीर स्थिति थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट जैसे निर्णय ले रहा था। क्योंकि आप देखिए कि जब भी कोई धरना या प्रदर्शन होता है, चाहे वो दिल्ली में धरना या प्रदर्शन रहा हो या किसानों का प्रदर्शन रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुनवाई की, लगातार सुनवाई की, और कोरोना के समय में भी ये धरना हो रहा था, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया था कि लोगों को पीसफुल प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन लोगों की जो आम दिनचर्या की चीजें हैं उसमें कोई रुकावट न होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल अधिकार होता है, जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जामा मस्जिद कमेटी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकती है। यह बात जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने बताई है। उन्होंने बताया है कि वह जामा मस्जिद कमेटी की ओर से दायर होने वाली याचिका को लेकर पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है, जिससे अपना पक्ष मजबूती से रखा जा सके। एडवोकेट सदर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी को 29 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही थी। 19 नवंबर को चंदौसी स्थित संभल जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का वाद दाखिल किया गया था। वाद दाखिल होने के बाद जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए जामा मस्जिद कमेटी से अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जामा मस्जिद कमेटी याचिका दायर करेगी। इस याचिका में सर्वे के लिए किया गया दावा मान्य नहीं है और अन्य कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में जो वाद दायर किया गया था उसमें उन्होंने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। कोर्ट के अधिवक्ता रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया था। कोर्ट कमिश्नर को 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं होने के चलते 10 दिन का समय बढ़ा दिया गया था। इस अवधि के पूरा होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। वहीं बिहार के सहरसा जिले में 1 जनवरी की सुबह एक बड़ी घटना हो गई। यहां बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को एक ऑटो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में रत्नेश सदा को कई जगह पर चोटें आई। रत्नेश सदा का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने ऑटो के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है।
मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा अपने पैतृक गांव गए हुए थे। सुबह के वक्त मंत्री अपने बॉडीगार्ड के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक ऑटो चालक ने इन सभी को रौंद दिया। इस घटना में मंत्री रत्नेश सदा, उनके 4 बॉडीगार्ड्स भी जख्मी हो गए। आनन फानन में सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के बाद रत्नेश सदा को अस्पताल से घर भेजा गया। डॉक्टर्स ने कहा है कि सभी की हालत पहले से बेहतर है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है और ऑटो को भी जब्त कर लिया है। गोरखपुर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने रात को जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और अन्य अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने असहाय व्यक्तियों की स्थिति का जायजा लिया और ठंड से बचाव के लिए कंबल भी वितरित किए गए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने रैन बसेरों में साफ सफाई, गर्म पानी और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी जरूरतमंद को ठंड में बाहर न रहना पड़े और सभी सुविधाएं समय पर मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में गरीब और बेसहारा लोगों को राहत देना हमारी प्राथमिकता है। रैन बसेरों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने भी लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि रैन बसेरों में कोई कमी ना हो। वहीं गाजीपुर में भी ठंड का कहर जारी है। ऐसे में लोग घरों और जिले में बने रैन बसेरों में दुबके हुए हैं। ठंड से बचाव के लिए गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे का डीएम आरिका खौरी ने जायजा लिया। पास में झोपड़ी में रह रहे गरीबों में अपने हाथों से उन्होंने उनको कंबल वितरित किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ठंड बहुत है। ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुल 210 जगहों को चिन्हित किया गया है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार जब परवान चढ़ता है तो क्या दुश्मन और सरहद कुछ दिखाई नहीं देता। इसका अंदाजा बाबू की प्रेम कहानी से लगाया जा सकता है। अलीगढ़ के बाबू पड़ोसी देश की सरहद पार कर गए और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी युवती से उन्हें प्रेम हुआ तो अलीगढ़ के बाबू ने बिना वीजा और पासपोर्ट के ही सरहद पार कर लिया। इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा बाबू को हिरासत में लिया गया है। ये अलीगढ़ का मामला है जहां बाबू की प्रेम कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है। इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा दुश्मन की सीमा पार करने और बिना वीजा पासपोर्ट के सरहद में प्रवेश करने की प्रशंसा की जा रही है, तो कुछ लोगों के द्वारा पाकिस्तान से बाबू को सकुशल वापस लाने की मांग भारत सरकार से की जा रही है। जिले के बरला थाना क्षेत्र के नगला खिटकारी गांव के रहने वाले 30 वर्षीय बादल उर्फ बाबू ने सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी महिला से प्रेम कर लिया। प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने अपने घर को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। बाबू को पाकिस्तान के मोजामोंग क्षेत्र के पास सीमा में घुसने और संदिग्ध गतिविधियों के कारण हिरासत में लिया गया। घटना 27 दिसंबर की है। 30 नवंबर को उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बेटे से उनके पिता ने बात की थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका काम पूरा हो गया है। इसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ। पाकिस्तानी पुलिस ने आरोप लगाया है कि बाबू ने पहले भी 2 बार भारत पाकिस्तान सीमा पार करने की कोशिश की थी, वह सफल नहीं हुआ था। आखिरकार तीसरी बार वह कामयाब रहा। पाकिस्तान में बादल को अदालत में पेश किया गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।